हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12 से लेकर 18 सितंबर के बीच की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ओके। मेरा नाम है अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं। बिहार आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं पिछले वीडियो में पूछे गए कुछ सवाल से। पहला सवाल आपके सामने यहाँ दिख रहा है, एक्सरसाइज कोंकण 2021 कहाँ मनाया गया था। तो ये मनाया गया था इंग्लिश चैनल में, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पड़ता है। और दूसरा सवाल था, शरद कुमार ने किस गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपके ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ है। तो वो था आपका उसका उत्तर था मेंस हाई जंप में। ठीक है। तो इसका सही जवाब देने वाले हैं अमन का, आप नाम देख सकते हैं। अक्सर ये रेगुलरली सही जवाब देते आ रहे हैं। तो इन्होंने सही सही जवाब लिखा है यहाँ पर। शरद कुमार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। और सवाल मैंने कुछ बीच में ही पूछ रखे थे कि एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप पे कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो उसमें सबसे टॉप पे है आईआईटी मद्रास। और आईआईएम अहमदाबाद जो है वो सेकंड टाइम इन मैनेजमेंट कैटेगरी में आया है। ठीक है। और सवाल मैंने पूछा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एडीबी होता है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो उसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ठीक है। और उसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो ये कुछ सवाल लास्ट वीडियो से पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी न्यूज़ हैं उसको कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कवर करेंगे। उसके बाद में इंडिया के बारे में भी जो भी खबरें होंगी उसको भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। और जो इंटरनेशनल जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको जानने चाहिए उसको भी डिस्कस करता चलूंगा। उसके साथ साथ आप जितने भी न्यूज़ देखोगे उसका डिटेल एनालिसिस मैं करके करके जाता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली आप बाकी लोगों की वीडियोस देखोगे तो उसमें एक सवाल पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और वहाँ से केवल एक ही सवाल सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन मेरे एक सवाल से जो डिटेल्स मैंने दे रखे हैं उसमें से करीब करीब एक सवाल के थ्रू आप देखोगे तो 5-6 सवाल निकल के आएंगे एक डिस्कशन के थ्रू। तो कुल मिला के अगर मेरे पूरा वीडियो देखोगे आप तो 50 से 60 सवाल निकल के आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान लगा के इसको देखिएगा। और ये जितने भी सवाल मैं इकट्ठा करता हूँ प्योरली एग्जाम पे बेस्ड होता है, फोकस्ड होता है। मैं आलतू फालतू कोई भी सवाल डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। ये लोग चुनते हैं किसको दिया जाना चाहिए और इसमें 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। चलिए। तो सत्यम मिश्रा अभी अभी अंडर 50 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। और इंडिया से 2 लोग हैं, सत्यम मिश्रा जो कि बिहार भागलपुर से गणित के ये शिक्षक हैं। और दूसरी दूसरी हैं मेघना मुसनूरी, हैदराबाद से हैं। वो गणित, अंग्रेजी और सोशल साइंस पढ़ाती हैं। इनको 101 कंट्रीज में से जो अंडर 50 में जगह मिल गई है इन दोनों व्यक्तियों को, तो काफी अच्छी बात है। पिछले बार भी एक शिक्षक जीते थे, है ना, आपको याद होगा, न्यूज फॉलो करते हैं रेगुलरली। तो इसमें 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आप सत्यम मिश्रा का यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। दूसरा न्यूज है कि अभी अभी नीतीश नगर बात की जा रही है किस 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 जगह का नाम चेंज करने की और नीतीश नगर रखने की। तो वो है बख्तियारपुर। अब नीतीश कुमार के बारे में जानते हो कि वो यहीं से बिलोंग करते हैं, तो इसी का नाम नीतीश नगर करने की बात की जा रही है। ठीक है। अब तीसरी न्यूज़ है कि मिसेस इंडिया 2021 ये कौन बनी है। तो अभी अभी बिहार के किशनगंज की हैं बबीता मिश्रा। आप यहाँ पे फोटो उनका देख सकते हैं। ये है बबीता मिश्रा। इनको बनाया गया है मिसेस इंडिया 2021 की। ये बिहार से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब नाम। बबीता मिश्रा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सत्यम मिश्र हो गया, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट चैंपियन अवार्ड ये खगड़िया के निवासी जो है पहलवान दीपक कुमार, ये कुश्ती में नाम ही है पहलवान दीपक कुमार, तो जाहिर सी बात है ये कुश्ती के क्षेत्र में इन्होंने ये जीता है। ठीक है। और दानापुर में उन्हें स्टेट चैंपियन अवार्ड दिया गया है। आगे है ई श्रम पोर्टल। एक्चुअली ये इसलिए बनाया गया है कि अभी अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स हैं अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाके बसने लगे हैं। ठीक है। इसकी वजह से या फिर यूँ कहें तो जो दूसरी जगह चले गए थे वो वापस अपने घर को लौटे हैं, तो जगह उनको चेंज हुआ है, इस वजह से काम मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारे हमें देखा जाए तो पूरे इंडिया में 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें लेबरर, माइग्रेंट वर्कर, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स ये लोग आते हैं। इनको एक्चुअली कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इनका कोई फॉर्मल जॉब कल्चर नहीं होता जैसे फॉर्मल लोगों का होता है, सरकारी नौकरी वालों का होता है। तो ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 38 करोड़ लोगों को रिकॉग्नाइज करके उनके बारे में पता लगाने के लिए और उनको एक्चुअली ई श्रम पोर्टल में उनको रजिस्टर करने के लिए, ताकि उनके बारे में उनके लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स लाया जाए। ठीक है। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं रामेश्वर तेली। इनका नाम यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, रामेश्वर तेली का। एक्चुअली इसके तहत क्या होगा कि ई श्रम पोर्टल के तहत जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। ये एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। आप आधार कार्ड में भी देखोगे उसमें भी 12 डिजिट का एक नंबर होता है। वैसे ही ई श्रम कार्ड में भी एक 12 डिजिट यूनिक नंबर होगा जिसके थ्रू
उनको बेनिफिट दिया जाएगा 2 लाख अगर उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश से या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। और 1 लाख का उनको मुआवजा दिया जाएगा अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, मतलब ऐसा डिसेबिलिटी जो कि 2-4 साल के बाद वो ठीक हो जाए। तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा? जब वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो याद रखेंगे, इसके मिनिस्टर हैं रामेश्वर तेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीम अवार्ड, अब ये भी दिया गया है राज मंगल निषाद को भीम अवार्ड। ये मधेपुरा के निवासी हैं, ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो राज्य स्तरीय उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के लिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये रहा कुछ न्यूज़। अब बिहार के बारे में एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने शुरू किया था कि आपको इकोनॉमिक सर्वे हर वीडियो में लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके कवर करा दूंगा, बट वो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा आना चाहिए ताकि आपको एक दिमाग में बैठे, एग्जाम में लिखने में आसानी हो। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बिहार के बारे में जो और भी एग्जाम्स में फैक्ट्स आते हैं उसको डिस्कस करते चलेंगे। जैसे देखो, ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ बाई पॉपुलेशन है इंडिया का, इंडिया में पॉपुलेशन वाइज थर्ड लार्जेस्ट है, और एरिया वाइज ये 12 लार्जेस्ट है। एरिया आप याद कर सकते हैं 94 पॉइंट ऐसा करके 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे वर्ल्ड फोर्थ मोस्ट पॉपुलस सब नेशनल एंटिटी है, मतलब किसी देश में जो मोस्ट पॉपुलस होता है वो दुनिया के अंदर देखा जाए तो ये फोर्थ नंबर पे आता है, इतना पॉपुलस ये स्टेट होता है, स्टेट है। इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें हिंदी और उर्दू है। ये कई लोगों को आप कंफ्यूजन में सोच सकते हैं, कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि हिंदी के साथ उर्दू कैसे हो सकता है, भोजपुरी क्यों नहीं। तो आप याद रखेंगे हिंदी है और उर्दू है, दोनों के दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। और भी कुछ लैंग्वेज है जैसे मैथिली हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, बाकी ये सब भी जो बिहारी लैंग्वेजेस है ये सब भी इंपॉर्टेंट है, पर दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी एंड उर्दू। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है वो 6,845 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि अगर ज्योग्राफिकल परसेंटेज वाइज देखा जाए तो पूरा बिहार का 7.27% होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने कई कई काफी सारे योजनाएं चला रखे हैं। ठीक, आगे है कि इसका जो लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट यहाँ से यहाँ तक आप लेंथ देखोगे इसका, तो वो है करीब 483 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ ऊपर से नीचे अगर मेजर किया जाए तो ये लेंथ निकल के आता है 345 किलोमीटर के आसपास। अब ये लैटिट्यूड कहाँ किसके किसके बीच है, तो लैटिट्यूड आप देखोगे जो अक्षांश होते हैं उसको बोलेंगे लैटिट्यूड, जो कि पैरेलल्स होते हैं, इक्वेटर के पैरेलल्स जो भी जाते हैं। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक, मतलब यहाँ आपको 24, एक मिनट, यहाँ पे आपको साउथ में मिलेगा 24, और ऊपर आएंगे तो 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है। ऐसे करके याद रखेंगे। वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स में 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट टू 88 डिग्री, तो ईस्ट में आ रहा है तो 83 यहाँ पर होगा, 83 डिग्री 19 मिनट, और 88 डिग्री 17 मिनट इस तरफ होगा। तो ये आप डिटेल्स याद रखेंगे। उसके बाद भी मैंने और भी चीज़ ले रखा है, जैसे एक मिनट ये बदल जा रहा है। जैसे फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को हुआ था फॉर्म इसका। स्टेटहुड मिला था इसको 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू किया गया था। कैपिटल पटना है, इसके डिस्ट्रिक्ट है 38 टोटल नंबर, हम अभी दिखाएंगे, अभी मैंने याद भी करवाना शुरू किया है एक्चुअली। तो इसके बॉडीज एक्चुअली देख सकते हैं, गवर्नर है इसके फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दो हैं, रेणु देवी एंड तारकिशोर प्रसाद, ठीक है। ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करता है, मतलब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा और असेंबली भी होगा। काउंसिल में यहाँ पे 75 सीटें हैं और असेंबली में 243 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें बिहार से हैं और लोकसभा में 40 सीटें बिहार से हैं। टोटल एरिया अभी भी मैंने बताया कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 12वें नंबर पे आता है एरिया वाइज, ठीक है। पॉपुलेशन कितना है, तो यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये रैंक थर्ड लार्जेस्ट है पूरा भारत में। डेंसिटी यहाँ पे देख सकते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं। मेजर भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली एंड मगही बोली जाती है, बिहारी कहा जाता है यहाँ के लोगों को। और यहाँ का जो टोटल जीडीपी है ये 6.12 लाख करोड़ के आसपास है, और पर कैपिटा इनकम 40,664 है। और सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पटना है, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो ये रहा पूरा बिहार का डिटेल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नेशनल न्यूज कवर करते हैं। इसमें पहला है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि अभी अभी जो सीएम बनाए गए हैं गुजरात से उससे रिलेटेड हो जाता है। जैसे पहला है कि आर्टिकल 164 क्या बताता है, तो एक्चुअली यहाँ पे द होना चाहिए था, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेगा गवर्नर, बट अदर मिनिस्टर के लिए एडवाइजरी कौन देगा गवर्नर को, वो देगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल 165 ये कहता है कि जो गवर्नर होता है हर एक स्टेट का, वो अपॉइंट करेगा एक पर्सन को
जो कि क्वालिफाई होता है एक जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए, और जो मतलब वो बन सकता है हाई कोर्ट का एक जज, तो ऐसे लोगों को वो अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये आता है आर्टिकल 165 के तहत। दोनों को अपॉइंट कर रहा है गवर्नर, याद रखेंगे 164 एंड 165, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। हाँ, आर्टिकल 75 सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट, शपथ दिलवाता है प्रेसिडेंट, और अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा कि हाँ कौन कौन से शिक्षा मिनिस्टर बनने वाले हैं, कौन से विदेश मंत्री बनने वाले हैं, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं, ऐसे करके। और वैसे ही 76 आर्टिकल भी है हमारे संविधान का, जो कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एक ऐसे पर्सन को जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने लायक है। तो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है। के वेणुगोपाल अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ऐसे करके आप ये आर्टिकल्स को, मैंने चारों आर्टिकल्स को दे रखा है, एक स्टेट के दोनों और दोनों दो सेंटर के। तो 164 165 स्टेट का हो गया और 75 76 आर्टिकल सेंटर का हो गया। तो आप याद रखेंगे। अब देखिए गुजरात का सीएम अभी भी बदला है, आपको पता होगा कि विजय रूपानी ने अभी छोड़ा है और भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया है। गवर्नर यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल। तो इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर ये बनाए गए हैं, ये आर्टिकल 75 के तहत बनाए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे भूपेंद्र पटेल का फोटो आप देख सकते हैं राइट साइड में। अब कुछ गवर्नर्स भी बनाए गए हैं कुछ स्टेट्स के, जैसे उत्तराखंड के बनाए गए हैं एलजी गुरमीत सिंह, लेफ्ट एलजी गुरमीत सिंह बनाए गए हैं। और पंजाब के बनाए गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के हैं रविंद्र नारायण रवि। असम और नागालैंड के, मतलब दोनों स्टेट के जो संभाल रहे हैं अभी गवर्नर का पोस्ट, वो है जगदीश मुखी। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के, रविंद्र नारायण रवि तमिलनाडु के और जगदीश मुखी असम नागालैंड दोनों को संभाल रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको देख के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक जपद ZAPAT 2021 के नाम से है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज है मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि निजनी रशिया में हो रहा है। इसमें कितने कंट्रीज हैं, तो इंडिया है, मंगोलिया है, अर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहाँ पे आर होना चाहिए था, सर्बिया है, बेलारूस है और रशिया है। तो 3 3 6 3 9 कंट्रीज मिलके ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। ये रशिया में हो रहा है, जिसका नाम है जपद, याद रखेंगे इस चीज को। मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई एक प्रोजेक्ट अभी भी लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, विकाराबाद तेलंगाना में। टू सप्लाई ड्रग्स एंड वैक्सीन यूजिंग ड्रोन, ड्रोन का यूज करके ड्रग्स और वैक्सीन, आपको पता है कि वैक्सीन बहुत जरूरी चीज है, और कोरोना की महामारी की वजह से लोग इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि ये वायरस है, ये तो फैल जा रहा है हवा से भी। इस वजह से ड्रग्स को सप्लाई के लिए वैक्सीन और ड्रग्स के सप्लाई के लिए ड्रोन का यूज किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे ड्रोन आएगा, उड़ने वाली चीजें आएंगी, वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन आ जाएंगे, ज्योतिराज सिंधिया। यहाँ पे फोटो आप उनका देख सकते हैं। पहले ये कांग्रेस से थे, अभी अभी ये बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो इनको एक पोस्ट दिया गया है सिविल एविएशन का, ज्योतिराज सिंधिया को। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अभी अभी साइन किया गया है एक ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट। ट्राइपर्टाइट का मतलब होता है कि तीन ग्रुप का सहमति से। इसमें तीनों ग्रुप में पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, असम गवर्नमेंट एंड बोडो ग्रुप। इसमें एक्चुअली साइन क्या किया गया है कि जो भी बोडो लैंड है, जो भी एक्चुअली 6 शेड्यूल के अंदर में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो भी ट्राइब्स हैं, उनको सेफगार्ड के लिए एक्चुअली ये 6 शेड्यूल में लिखा गया है। तो उसी के तहत 4 डिस्ट्रिक्ट को बोडोलैंड घोषित किया जा रहा है, ताकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगिरी, ये आसाम का मैप में है, ठीक है ना। ये चारों के चारों आसाम से हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, बोडो डिस्ट्रिक्ट के नाम से। तो आप याद रखेंगे चारों को मिला के जहाँ पे बोडो लोग रह पाए। और ये साइन किया गया है आसाम, बोडो ग्रुप एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, इसलिए ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट है। तो ये चीजें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर्स डे जो कि मनाया गया है 15 सितंबर को। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये ट्रिब्यूट दिया जाता है एक इंडियन इंजीनियर को, और भारत रत्न जो भी अवार्डी है, जो अवार्डी है, दैट इज नाम है उनका एम विश्वेश्वरैया। यहाँ फोटो आप देख सकते हैं। तो यही है जिनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। अभी 2021 का थीम क्या था कि इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लेनेट, ठीक है। थीम में मकसद एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आप याद रखेंगे। और 15 सितंबर तो याद ही रखेंगे, इंजीनियर्स डे है। हिंदी दिवस जो कि शुरू किया गया 14 सितंबर से मनाया जाता है, और हफ्ते भर का कभी कभी होता है वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 50वीं बर्थडे है ब्योहर राजेंद्र सिम्हा का। तो ये 50वीं बर्थडे कब थी, तो ये थी 14 सितंबर 1949 में। इस समय वो 50 साल के हुए थे, ठीक है।
तो उनका एक्चुअली उनके ट्रिब्यूट के लिए, उनको पहचाना जाने के लिए ही हम उस दिन से हिंदी दिवस मनाना शुरू किए हैं। और बाद में चल के जब हमारा संविधान बना तो आर्टिकल 343 में भी हिंदी को लिखा गया है, हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एडॉप्टेड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है उसको हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, आपको पता होगा डेट क्या है, 26 जनवरी 1950 से। तो खैर इनके नाम से एक्चुअली हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो आर्टिकल 343 में आप, अच्छा ये बताओ कि हमारे संविधान में कितने लैंग्वेजेस लिखे गए हैं? ठीक है, तो आपको देखने को मिलेंगे 22 लैंग्वेजेस हैं। तो 22 के नाम अगर आप देख सकते हो, देखना है आप तो देख सकते हो, और आप चाहो तो जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, उसमें 4 लैंग्वेजेस और ऐड किए गए थे। तो उन चारों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं हल्का सा बता देता हूँ, वो बोडो डोगरी मैथिली संथाली है। लेकिन आपको और ढूंढना है कि 21st अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 71st अमेंडमेंट एक्ट क्या था, फिर 92 क्या था। उसमें आपको 14 से लेकर के 22 जो लैंग्वेज हुए हैं ऑफिशियल, उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा कि कौन कौन से ऐड हुए हैं, और पहले 14 जो थे वो ओरिजिनली कौन कौन थे। ठीक है, तो हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं। तो देवघर राजेंद्र सिम्हा का फोटो यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, उसके नए नए चेयरमैन बनाए गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा का, लाल टोपी है, लालपुरा से आप याद रख सकते हैं इनको। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आता है। जाहिर सी बात है, ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत ही आएगा, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो एक्चुअली आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, एक्चुअली ये जो आया है वो एक्ट ला के, एक पास करा के पार्लियामेंट से लाया गया है इस चीज को। तो पहले नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट लाया गया 1992 में। ठीक है, तो पहले, इसके पहले जो हुआ करता था ये माइनॉरिटी कमीशन हुआ करता था 1978 से। लेकिन 92 में जब ये एक्ट पास हुआ तो ये हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरिया, जो भी लालपुरा। तो जो भी माइनॉरिटीज में है ना, माइनॉरिटी करीब करीब 6 रिलीजन आता है माइनॉरिटी में, तो आप उनका एक बार नाम देखेंगे। 6 रिलीजन में से आपको जो मेन मेन है वो देखेंगे आप, मुसलमान हो गया, जैन हो गया, बुद्ध हो गया, सिख हो गया। ये सब जो लोग होते हैं माइनॉरिटीज में होते हैं, तो इनके लिए जो भी कानून बनेगा वो यहीं से पास होकर जाएगा। तो उनके चेयरमैन बनाए गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। आगे देख लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज पे। तो 2021 का जो यूएस ओपन अभी अभी हुआ है वो टेनिस, एक्चुअली ये यूएस ओपन आप जानोगे, विंबलडन देखोगे, फ्रेंच ओपन देखोगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन देखोगे, ये सारे के सारे टेनिस से रिलेटेड होते हैं। तो अभी जो 2021 का यूएस ओपन हुआ है, उसमें जो मेंस सिंगल टाइटल जो जीता है वो है दानिल मेदवेदेव, ये रशिया के हैं, इन्होंने जीता है, फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। और एम्मा राडुकानु, ये वुमेन्स सिंगल में जीती है, यहाँ फोटो आप मैंने लगा रखा है। इसमें प्राइज मनी करीब करीब इतना डॉलर होता है, आप देख सकते हो, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, मतलब 5 करोड़ 75 लाख डॉलर। और ये 75 से मल्टीप्लाई कर दो, या 17 आसपास है, $1 में 17 रुपीज मान लो, 70 रुपीज है मान लो, 70 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मालूम चल जाएगा कि करीब करीब कितने रुपीज हो रहे हैं। बहुत ज्यादा मनी होता है ये। और ये खेला जाता है, आप यूएस ओपन देखोगे तो हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, जो ग्राउंड होता है हार्ड होता है। अच्छा, तो अभी अभी इन्होंने हराया है जोकोविच को। तो जोकोविच ने अभी अभी बाकी जो साल में, बाकी जो तीनों होते हैं, जैसे फ्रेंच होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, विंबलडन होता है, वो तीनों जीत चुके थे। तो ये सुनहरा मौका था उनके लिए, अगर ये जीत जाते हैं इस साल, तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं था कि जो चारों का चारों जीता हो। खैर वो हार चुके हैं, तो इसलिए वो रनर अप रहे हैं, ये विनर रहे हैं, याद रखेंगे आप। और का क्या है, आप यहाँ जो फोटो देख रहे हो ना, ये वो मशीन है जो कि लगाई गई है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग करने वाला जो CO2 गैस है, उसको वो अर्थ, मतलब अर्थ में एक्चुअली वो डिपोजिट करे। वो कैसे करेगा? तो ओरका एक यहाँ पे जो सेटअप लगाया गया है, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा। वो कहाँ लगाया गया है? तो ये ऑपरेशन किया जा रहा है आइसलैंड में, ठीक है ना, आइसलैंड यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो क्या वर्क करेगा ये कि इट विल पुल CO2 फ्रॉम द एयर एंड ट्रैप इट इन द ग्राउंड। ये ग्राउंड में ट्रैप करेगा एटमोसफेयर से निकाल के। तो आपको पता है कि CO2 एक्चुअली ये मेन काउ जो होता है ग्लोबल वार्मिंग का, वो CO2 की वजह से ही होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और उसी की वजह से फ्लड देखोगे आप, गर्मी देखोगे, सारी चीज़ें उसी की वजह से हो रही हैं। तो उसको ट्रैप करके वो ग्राउंड में, वो उसको लेकर के ट्रैप करेगा ग्राउंड में। तो कितना ट्रैप करने वाला है? तो 4,000 टन पर ईयर। तो 4,000 टन कितना होता है CO2? वो इतना होता है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड मिलके 4 सेकंड में रिलीज करता है, वो पूरा साल लगाएगा ट्रैप करने में। तो आप समझ सकते हो, इनिशिएट तो अच्छा किया गया है, लेकिन ये उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हम जनरेट कर रहे हैं।
इसलिए कुछ और सेटअप लगाने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। जो टाइम मैगज़ीन होता है उसमें 100 इन्फ्लुएंशियल जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं 2021 के, उसमें अभी-अभी नरेंद्र मोदी जी, वेस्ट वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आप अगर अगर कोविशील्ड जानते हो तो इन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है। उनके सीईओ जो है आधार पूनावाला, इन तीनों को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो वर्ल्ड के 100 हैं उसमें जगह दी गई है। ये तीनों व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयू के यूएस, ये क्या है? तो ए से होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये तीनों मिलके एक ज्वाइंट वेंचर चला रहे हैं, एक न्यूक्लियर डील टाइप का कह लो, जिसमें वो यूके और यूएस मिलके ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर सबमरीन देने वाले हैं। ठीक है, तो द यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया अनाउंस अ न्यू डील, डिफेंस डील, 16 तारीख को अभी अभी किया गया है। इनमें क्या करेगा कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा, जो कि पैसिफिक रीजन में हेल्प करेगा सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये बहुत एक्चुअली न्यूज़ में है क्योंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी कुछ बन नहीं रहा है। आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको जानकारी मिल रही होगी कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी बहुत ही हार्ड ये टाइम चल रहा है, दोनों के बीच का रिलेशन बहुत बुरी हालत में चल रहा है। एसीओ समिट अभी अभी हुआ है, जो हुआ है कहाँ पे? दुशानबे में, जो कैपिटल है तजाकिस्तान का। यहाँ फिगर में देख सकते हो, दिस इज तजाकिस्तान, जो ग्रे कलर का हल्का येलोइश में है, और ये दुशानबे उसका कैपिटल है, यहाँ पे है। एसीओ की समिट हुई है अभी अभी, इसमें पीएम मोदी भाग लिए हैं। और ये टोटल 8 कंट्रीज का एक्चुअली ये ग्रुप है, जिसमें रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये 6 कंट्रीज तो आपके मेंबर फंडामेंट जो भी क्या कहते हैं उसको, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि फाउंड किया किया था इसको, संघाई एससीओ को। और इसका एक्चुअली कहाँ फाउंड किया गया था? संघाई में फाउंड किया था 2021 में। तो 6 कंट्रीज थे, बट 2017 में चल के इंडिया और पाकिस्तान दोनों को भी इसका परमानेंट मेंबर बना दिया गया। तो अब जाके ये टोटल 8 मेंबर हो चुके हैं एससीओ में। तो आठों के आठों यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, ऊपर रशिया या इधर 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 साइड रशिया है। ठीक है, कजाकिस्तान यहाँ पे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे तजाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान है। तो ये सारे के सारे पूरे कंट्रीज आसपास के ही हैं, जो कि एससीओ ग्रुप बनाते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी की सारी न्यूज़ है, याद रखेंगे, खासकर इंडिया के बारे में, जो 2017 में जाके इसका मेंबर बना है। अब लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कुछ सवाल, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। लिखने से क्या होता है कि आपको चीज़ें याद होती हैं, इसलिए जरूर लिखा करिए। बिहार में क्रोमियम एंड निकल कहाँ पाया गया था? 4 ऑप्शन है। और सिम्बेक एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? ये 4 ऑप्शन है। आपको ऑप्शन में बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही जवाब है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो, उसमें ये सवाल आपको डिस्कस किया गया है। ओके, तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और जो अभी नीडी है उसको शेयर ज़रूर करें, जो कि देख पाएँ इस चीज़ को और सीख पाएँ। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।